अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा साइकोलॉजी का जो है वो सेकंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साइकोथेरेपी। तो हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो क्या थे कि हमने लर्निंग पढ़ा, मोटिवेशन पढ़ा, हमने फिर थिंकिंग को देखा, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा, हमने मेमोरी देखा, हमने देखा कि मेमोरी कैसे बनती है, उसके क्या स्टेजेस होते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं। फिर हमने कुछ और टॉपिक्स पढ़े, माइनरली हमने उनको स्टडी किया। उसमें हमने देखा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, वो साइकोलॉजी जो एजुकेशन की फील्ड से रिलेट करती है। फिर हम प्रोसीड कर गए सोशल साइकोलॉजी की तरफ, यानी सोशल इंटरेक्शंस में, और लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, डिफरेंट सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, लोग ग्रुप्स बनाते हैं, डिफरेंटली लोगों से मिलते हैं, तो किस तरह साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद जी हम चले गए किस पे, क्लिनिकल साइकोलॉजी पे। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमने देखा कि साइकोलॉजी जो है वो क्लिनिक्स में कैसे यूज़ होती है। ठीक है, क्लिनिकल की फील्ड में साइकोलॉजी का क्या यूज़ है, बेसिकली क्लिनिक का वर्ड कहाँ से निकला है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में कौन कौन जो है वो मतलब एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशन कौन कौन उसको ऑप्ट कर सकता है। एक पर्सन जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाता है तो वो क्या करता है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या रोल्स होते हैं, और अगर किसी पर्सन के पास क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री है या उसने उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन की है तो उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकती हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी चूँकि डायग्नोसिस एंड असेसमेंट को डील करी थी, तो फिर हमने देखा कि डायग्नोसिस एंड असेसमेंट जब होती है तो ऑब्वियसली हम वो किसी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के मेथड से यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर हम टेस्टिंग पे चले गए, जिसको हम साइकोमेट्रिक्स का नाम भी दे रहे थे। उसमें हमने देखा कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती क्या है। ठीक है जी, उसमें हमने देखा कि क्या होता है कि हर टेस्ट को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो जब हमने टेस्टिंग कर ली तो ऑब्वियसली जब हम किसी पेशेंट को डायग्नोज करके टेस्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। तो साइकोथेरेपी बेसिकली साइकोलॉजी में हमारे पास एक ट्रीटमेंट मेथड है जो एक ट्रेंड प्रोफेशनल करता है। ठीक है, वो ट्रेंड प्रोफेशनल जो है वो आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि वो किस तरह से बनता है, उसकी क्या डिग्री होती है। ठीक है, हो सकता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ के किसी ने साइकोथेरेपी में जो है वो कोई मज़ीद स्पेशलाइजेशन की हो, या उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये हो, या फिर स्पेसिफिकली साइकोथेरेपिस्ट के ही एरिया में किसी ने क्वालिफिकेशन ली हो तो वो भी साइकोथेरेपी कर सकता है। तो बेसिकली साइकोथेरेपी हमारे पास साइकोलॉजी में क्या है, एक ट्रीटमेंट मेथड है। मेथड ट्रीटमेंट का क्या है कि हमारे पास एक इसमें ट्रेंड इंडिविजुअल होता है और एक हमारे पास एक कौन सा पर्सन होता है, डैमेज पर्सन होता है। ठीक है, लेट सपोज कि अगर हम बिल्कुल लेमैन टर्मिनोलॉजी में बात करें, ट्रेंड इंडिविजुअल हमारे पास कौन होता है, उसको हम साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। और जो डैमेज पर्सन होता है, डैमेज पर्सन का ये मतलब नहीं है कि किसी का कोई जो है वो लेग ब्रेकन है, या किसी का जो है वो कोई लिम्ब ब्रोक हुआ है, या कोई किसी का कोई एक्सीडेंट है, या क्या है। डैमेज पर्सन यहाँ पे साइकोलॉजिकली डैमेज और इमोशनली डैमेज पर्सन है। वो कौन होता है, जिसको हम कहते हैं हमारा क्लाइंट। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को जब हम मिला देते हैं, साइकोथेरेपी को, साइकोथेरेपिस्ट को और क्लाइंट को, तो हमारे पास एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, जिसकी बेस पे फिर हमारी थेरेपी होती है। ठीक है, अब एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही जल्दी वो पर्सन अपने इमोशनल ट्रॉमा से जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी इसकी बिल्कुल एक कॉमन सी
एक कंसेप्चुलाइजेशन, जब हम एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करते हैं तो साइकोथेरेपी हमारे पास एक इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है, ठीक है। इंटरपर्सनल प्रोसेस कैसे होता है कि ये भी एक पर्सन होता है और ये भी एक पर्सन होता है, तो दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो एक रिलेशनशिप बनता है, तो इसका मतलब है कि ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है जी। इन विच थेरेपिस्ट communicate to patients that they understand them, respect them and want to help them। यानी हमारे पास जो क्लाइंट आता है उसको जाहिर है कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा होता है या उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ होता है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो उसको डिस्टर्ब कर रही होती है, तो वो समटाइम्स ओपन अप नहीं कर रहा होता, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ साइकोथेरेपिस्ट कि वो उसको यकीन दिलाए कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो आपके और मेरे दरमियान रहेगी और मैं उसको किसी भी और तरीके से यूज़ नहीं करूँगा। जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताएंगे वो मेरे पास आपका एक सीक्रेट होगा, आपकी एक अमानत होगी और हम उसको सिर्फ जो है आपके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। अब ये सारी जो टॉक है ये आम टॉक नहीं होती। साइकोथेरेपिस्ट हमारे पास चूंकि एक ट्रेंड इंडिविजुअल होता है तो उसको पता होता है कि किस तरह के पर्सन से किस तरह से मुझे बात करनी है और उसको किस तरह से डील करना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो उससे बात करने का तरीका, उसकी थेरेपी करने का तरीका जो है वो साइकोथेरेपिस्ट को एक और वे में ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई ट्रॉमा से गुजरा हुआ कोई पेशेंट है, पीटीएसडी का पेशेंट है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का पेशेंट है, ठीक है, तो उससे थेरेपिस्ट और तरीके से थेरेपी करेगा, ठीक है। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उससे डील करने का वे और होगा, ठीक है। तो ये ऑल्दो कि ये हमें एक बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। वो इस तरह से कि साइकोथेरेपी एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, उसमें सेशन टू सेशन चीज़ें वेरी करी होती हैं। थेरेपिस्ट को ये बात समझनी चाहिए कि मेरे पास जो क्लाइंट आया है वो जो है किसी ट्रॉमा से गुजरा हुआ है या उसके पास कोई ऐसी चीज़ है या वो लोनली फील कर रहा है या वो किसी से बात शेयर नहीं कर रहा, तो इसकी क्या रीज़न है। तो उसको पर्सन टू पर्सन, क्लाइंट टू क्लाइंट अपनी टेक्निक जो है वो डिफ़र करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा जो ये थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है, जो थेराप्यूटिक प्रोसेस है, ये बहुत कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ठीक है। Most procedures used by trained professionals to treat people with psychological problems involve understanding, respect and helplessness, helpfulness. But psychotherapy is unique by virtue of the patient's difficulties and efforts of therapist and his or her share in understanding। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ऑल्दो जो हमारे यहाँ सोसाइटी में और लोग भी ऐसे होते हैं कि जो सोशली वर्क कर रहे होते हैं, उनमें हमारे सोशल वर्कर्स भी आ जाते हैं जो हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है, साइकियाट्रिक नर्सेज भी आ जाती हैं। मतलब सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, लोग होते हैं बहुत सारे, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट जो हैं, कोई डॉक्टर्स होते हैं या नर्सिंग वगैरह होती हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं, साइकियाट्रिक नर्सेज होती हैं, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ऑल्दो ड्यूटी तो उन सबकी कहीं ना कहीं यही होती है कि वो अपने जो क्लाइंट होता है उसको असिस्ट कर रहे होते हैं, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। लेकिन साइकोथेरेपी एक यूनिक रिलेशनशिप इसलिए है कि साइकोथेरेपिस्ट जो है वो अपने इंटरेस्ट को साइड पे रख देता है और वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है, उसको फॉरमोस्ट जो है वो जगह देता है और वो ये समझता है कि चाहे ये क्लाइंट जो है वो किसी भी बैकग्राउंड से है, चाहे ये कुछ भी कह रहा है, मुझे इसको अंडरस्टैंड करना है और मुझे इसकी इस प्रॉब्लम से निकालना है, या अगर ये किसी एक सिचुएशन को या किसी एक चीज़ को रॉन्ग वे में थिंक कर रहा है तो मैंने इसका थिंकिंग पैटर्न जो है वो ऑल्टर करना है। तो थेरेपिस्ट की यहाँ पे ड्यूटी जो है वो बहुत मेन एक रोल प्ले कर रही होती है और क्लाइंट जो है यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा एक इमोशनली वल्नरेबल कंडीशन में है, ठीक है, वो इमोशनली ब्रोकन है, तो समटाइम्स वो ऐसा बिहेव भी करेगा जो थेरेपिस्ट को जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक पर्सन है, उसकी भी कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, ठीक है।
लेकिन क्या होगा कि उसको अपनी वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो साइड पे करके सिर्फ उस साइकोथेरेप्यूटिक रिलेशनशिप पे फोकस करना होगा, तो ही उसका क्लाइंट जो है वो ठीक होगा। तो इस एस्पेक्ट में जो है ये वाला रिलेशनशिप डिफरेंट है उन रिलेशनशिप्स पे जो कि किसी और सोशल रिलेशनशिप पे बेस कर रहे होते हैं, या सोशल वर्किंग होती है, या क्या होता है साइकेट्रिक नर्सिंग होती है, ठीक है, या आपको कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या आपका कोई ऐसा पर्सन जिसे आप बहुत इमोशनली क्लोज हैं, तो बातें तो आप उससे भी शेयर करते हैं, बॉन्डिंग तो आपकी उसके साथ भी होती है, ठीक है। तो ये लेकिन एक यूनिक रिलेशनशिप है। वो क्यों है वो हमने डिस्कस जो है वो कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास साइकोथेरेपी में एक चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की। साइकोथेरेपिस्ट जैसे कम्युनिकेट करेगा अपने क्लाइंट से, ये चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी उस रिलेशनशिप को, ठीक है। अगर क्लाइंट रेजिस्टेंस भी शो करे, वो अपना नाम भी बताए कि मुझे जो है मतलब उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप रिसेंटली जो है आप कैसा महसूस करते थे, ये वो कोई भी जो क्वेश्चन होता है जो जैसे फॉर्म होता है पूरा वो फिल करते वक्त डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर क्लाइंट सही तरह अपनी हिस्ट्री नहीं भी बता रहा है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ थेरेपिस्ट कि वो इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करे और वो अपने वे में इतना जेन्युइन और इतना जेंटल हो कि क्लाइंट को रिजेक्शन फील ना हो, कि वो एक स्टेज पे जाके ओपन अप कर दे और उसको बता दे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि साइकोथेरेपी का जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। वो हमारे पास 3 to 4 जो हैं वो चीज़ें हैं जिन पे हमारा ये रिलेशनशिप डिपेंड कर रहा होता है। अब हम उन चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारे पास थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग और उसका एक्सपीरियंस, ठीक है। थेरेपिस्ट जो है वो जितना ज़्यादा ट्रेंड होगा और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा वो उतनी ही अच्छी थेरेपी करेगा, वो उतना ही अच्छा अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। अगर कोई एक जूनियर पर्सन है और उसका इतना ज़्यादा फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, उसने बिल्कुल रिसेंटली जो है क्या किया है कि अपनी स्पेशलाइजेशन की है और उसको फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उसने अपना अलग से एक स्टार्टअप करना स्टार्ट कर दिया है और उसके पास जो एक पर्सन थेरेपी के लिए जाएगा तो क्या होगा कि वो इतनी अच्छी थेरेपी नहीं कर सकेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसने रॉन्ग एजुकेशन ली है, ठीक है, या उसका वे गलत है, या वो जान के ऐसे कर रहा है। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। ट्रेनिंग तो उसकी भी वही है जो एक सीनियर पर्सन की थी, ठीक है, वो भी उसी क्वालिफिकेशन प्रोसेस से गुजर के आया है। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। जो सीनियर एक पर्सन होगा जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उसको पता होगा कि मुझे इस तरह के पर्सन को कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये जो थेरेप्यूटिक हमारा रिलेशनशिप होता है ये तभी बेस्ट होता है और पर्सन की थेरेपी उसी फॉर्म में ही अच्छी तरीके से की जा सकती है जबकि हमारा थेरेपिस्ट वेल ट्रेंड हो, वेल एक्सपीरियंस्ड हो। ये नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री ली है, सिंपल आप जो है आपके पास ना तो क्लिनिकल साइकोलॉजी की कोई जो है वो स्पेशलाइजेशन है, ना आपको पता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, ना आपको थेरेपी का पता है, आपने 2-4 बुक्स रीड की हैं और आप जो है वो आपने कहीं अपना स्टार्टअप किया है या आपने कोई ऐसा जो है लोगों को दिया है, आपने एडवर्टाइज किया खुद को और आपने कहा है कि आई एम अ ट्रेंड प्रोफेशनल, आई एम एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे कि ये आप उस पर्सन के साथ भी बुरा करेंगे जो आपको एक्सपीरियंस समझ के आपके पास आएगा और आप क्या करेंगे अपने प्रोफेशन के साथ भी बुरा करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे थेरेपिस्ट का, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होता है कि जो हमारा पेशेंट होता है
अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला हमने लेक्चर लिया था तो उसमें हमने कहा था कि हम पेशेंट का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम क्लाइंट का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम इसलिए पेशेंट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम ये थेरेपी की बिल्कुल बेसिक पढ़े हैं। हम थेरेपी के सेशंस के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम थेरेपी की टाइप्स के बारे में नहीं पढ़े, हम किसी थेरेपी की डिटेल नहीं पढ़ रहे। हम बिल्कुल बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता किसके दरमियान है और साइकोथेरेपी होती क्या है। तो इसलिए हम बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे पेशेंट का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली जब आप क्लिनिकल सेटिंग में जाते हैं तो आप अपने पेशेंट को पेशेंट नहीं बल्कि एक क्लाइंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको पेशेंट कहना उसको इमोशनली मजीद डैमेज कर सकता है। एक पर्सन ऑलरेडी इमोशनली जब ब्रोकन है तो आप उसको पेशेंट का वर्ड नहीं बोलेंगे उसके सामने, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि पेशेंट के ऊपर हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए, यानी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में एक प्राइमरी फोकस का जो पर्सन होता है वो थेरेपिस्ट नहीं होता बल्कि पेशेंट होता है। ऑल्दो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ज़्यादा जो है वो थेरेपिस्ट के पास है, ठीक है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में, इस सारे प्रोसीजर में थेरेपिस्ट जो है वो एक हेल्पर है, ठीक है। वो कोई डिक्टेटर नहीं है कि वो पेशेंट को जो है वो डील करेगा। पेशेंट जिस तरह से चलना चाहेगा, जिस तरह से ओपन अप करना चाहेगा, जिस तरह से अपनी बात बताना चाहेगा, थेरेपिस्ट उसी को देखते हुए ही अपनी थेरेपी का प्रोसीजर करेगा, उसी चीज़ को देखते हुए ही अपने सेशंस कंटिन्यू करेगा, ठीक है। फॉर्मल मीटिंग अरेंजमेंट्स, अच्छा, अब हमारी थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान, पेशेंट के दरमियान जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं वो भी डिपेंड कर रही होती हैं किस चीज़ पे, कि क्लाइंट जो है वो किस तरह की नेचर का है, ठीक है। बात साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इस तरह के होते हैं कि पेशेंट अगर आपके पास आया है तो वो 1 to 2 मंथ्स में भी ठीक हो सकता है, विद इन अ मंथ भी ठीक हो सकता है। बाद ऐसे केसेस होते हैं कि वो सालों भी थेरेपी चल सकती हैं, ठीक है। और मीटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो किस तरह के होंगे, जब आपका क्लाइंट आपके पास बिल्कुल न्यू आया है तो क्या होगा कि वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होगा और बाज़ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस भी शो करते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो सेशन है वो ओनली 10 to 15 मिनट्स का जा रहा हो बिल्कुल स्टार्ट में, लाइक आपके 1 से लेके 3 या 4 सेशंस तक, ठीक है। बाय द टाइम आपका थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप आगे जा रहा है तो आपका सेशन जो है वो 20 to 30 मिनट्स की रेंज में भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेशन जो है वो तकरीबन 7th-8th पॉइंट पे जा सकता है। जब आप 20 to 30 मिनट्स पे चले जाएंगे और आपके क्लाइंट ने आपको अपनी डिटेल बता दी हुई होगी और आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान बना लिया होगा तो आपका सेशन जो है वो अराउंड 30 मिनट्स रिवॉल्व करने लग जाएगा और 30 मिनट्स का तकरीबन एवरेज एक ये टाइम हो जाएगा कि आपका सेशन जो है वो एवरेज इतने टाइम का है। 30 मिनट से समटाइम 40 मिनट्स पे भी सेशन जा सकता है, समटाइम्स कम होकर 20 मिनट्स पे भी जा सकता है, 30 मिनट से कम होकर 25 मिनट्स पे भी जा सकता है, ठीक है। तो एवरेज जो एक लेंथ होती है टाइम की सेशंस में वो मोस्टली 30 मिनट्स होती है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपके सेशन जो हैं वो 10 से आगे जब चले जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा कि आपके विजिट्स भी जो हैं पेशेंट के, क्लाइंट के, वो कम होने लग जाएंगे। यहाँ पे इस स्टेज पे क्या होगा कि पेशेंट रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा, थेरेपिस्ट अपने पेशेंट को इतनी अच्छी तरीके से जानता भी नहीं होगा तो पेशेंट को फ्रीक्वेंटली बुलाएगा, ठीक है। हो सकता है कि एक हफ्ते में, 1 वीक में 2 to 3 सेशंस भी हों। यहाँ पे आगे क्या हो सकता है कि वीकली एक सेशन हो जाए, या क्या हो सकता है कि 10 डेज में एक सेशन हो जाए। यहाँ क्या होगा कि जब वो देखेगा कि थोड़ी सी प्रोग्रेस भी हो रही है और थेरेपिस्ट ने जो है वो क्लाइंट को समझ भी लिया, क्लाइंट को भी पता चल गया कि थेरेपिस्ट मेरे लिए एक वेल विशर है, तो क्या होगा कि विजिट जो है वो हो सकता है कि बिल्कुल लेस भी हो जाए, ठीक है, 1 इन अ मंथ हो जाए 30 मिनट्स का विजिट। तो ये मीटिंग्स का जो दौरानिया है, जो इनका टाइम ड्यूरेशन है, और एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग का जो बीच का टाइम ड्यूरेशन है, एक तो एक मीटिंग का जितना टाइम है 25 मिनट्स 30 मिनट्स जितना भी, और 2 मीटिंग्स के दरमियान जितना टाइम है, ये डिपेंड करता है
थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे जैसे थेराप्यूटिक रिलेशनशिप प्रोग्रेस करता है उसी तरह टाइम की भी शफलिंग होती रहती है ऊपर नीचे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जब हमने ये चीज़ें देख ली तो फिर अब हम क्या करते हैं कि हम साइकोथेरेपी के कुछ गोल्स के बारे में डिस्कशंस कर लेते हैं कि साइकोथेरेपी के हमारे पास गोल्स क्या होते हैं। साइकोथेरेपी के गोल्स भी इसी तरह हमारे पास 2 to 3 होते हैं। गोल्स हमारे पास क्या होते हैं, रिलीविंग पेशेंट्स इमोशनल डिस्ट्रेस, यानी पेशेंट का जो डिस्ट्रेस है आपने क्या करना है कि उसको रिलीव कर देना है, उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, यानी जब आपके पास पेशेंट आया है तो अगर उसका स्ट्रेस इस पॉइंट पे था तो आपकी ट्रेनिंग जो है, ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए, आपका वे ऑफ डीलिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि जब आप लास्ट बिल्कुल सेशंस पे जा रहे हो तो आपके पेशेंट्स का जो डिस्ट्रेस लेवल है वो इतना हो। ठीक है, यानी आपने अपने पेशेंट के स्ट्रेस को जो है वो डी स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देना है, उसको डिस्ट्रेस को रिलीव कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है असिस्टिंग देम इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रोवाइड टू प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स, यानी जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे आपने उनको सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में किस तरह कन्वर्ट करना है, हमने जब लर्निंग पढ़ी तो हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पढ़ी थिंकिंग में। तो क्या होगा कि अगर आप क्लाइंट को बिल्कुल एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं भी पेश कर सकते या उसको एग्जैक्ट नहीं भी बता सकते, या अगर वो किसी ना किसी लेवल पे अब भी आपसे कुछ हाइड कर रहा है, तो क्या होगा कि एटलीस्ट आप उसके प्रॉब्लम को उसके लिए डिफाइन कर देंगे कुछ पॉइंट्स में, कि जब वो उन पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करे वन बाय वन, ठीक है, और वो उनके बीच में एक चेन बनाए, तो उस चेन की मदद से वो अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाए। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन आपने नहीं देना अपने क्लाइंट को, आपने क्या करना है कि उसके प्रॉब्लम को उसको रीअरेंज करना जो है वो सिखाना है, या उसकी थिंकिंग कैपेसिटी को, उसके थिंकिंग प्रोसेस को इस तरह से रीफॉर्म करना है या इस तरह से ऑल्टर करना है, उसकी इतनी हेल्प करनी है रीथिंक करने में कि वो ऑटोमेटिकली खुद अपनी एफर्ट से प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मूव कर जाए। ठीक है, ये हमारा सेकंड गोल था। थर्ड गोल हमारा कौन सा है, हेल्पिंग देम मॉडिफाई पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो अपनी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई कर ले। अपनी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई कैसे करेगा आपका क्लाइंट, कि आप उसको हेल्प करेंगे कि अगर वो एक पेसिमिस्ट पर्सन था जब वो आपके पास आया, यानी वो नेगेटिविटी पे फोकस करता था, ठीक है, अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते थे तो वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता था, या वो जो भी आपसे बात करता था वो कोई ना कोई नेगेटिविटी लिए होती थी ये स्टार्ट ऑफ द सेशन पे, तो इट्स योर ड्यूटी के एंड ऑफ सेशन पे आप क्या करें कि उसके पेसिमिज्म को ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अब आपने यहाँ खुद पर्सनली ऐसा नहीं करना, अगेन आपने क्या करना है, जो हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि आपने उसकी थिंकिंग को ऑल्टर करने में उसकी हेल्प करनी है, उसको थिंकिंग के मजीद वेज बताने हैं। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बेसिकली कोई न्यू चीज इन्वेंट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ क्या करते हैं कि बिहेवियर के क्लूज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं और अपने क्लाइंट को हेल्प करते हैं कि अगर वो रॉन्ग वे में उन क्लूज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, रॉन्ग वे में थिंक कर रहा है, तो वो उसको राइट क्लूज दे दें, सो दैट उसकी जो थिंकिंग है वो पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म में चली जाए। ठीक है,
द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोथेरेपी एज अ रूट टू सिम्टम रिलीव एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी इज हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। ठीक है, अब जो ये हमारा आज का लेक्चर था इसमें जो हमने देखा कि थेरेपिस्ट जो है वो क्या करता है कि क्लाइंट को हेल्प करता है और अपनी नीड्स एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स और अपनी पर्सनैलिटी को साइड पे रखता है। तो इन सारी चीज़ों से हमने क्या किया कि थेरेपी का मेन रोल क्या है और साइकोथेरेपी में और साइकोथेरेपिस्ट का क्या एक मेन गोल जो है वो क्या होना चाहिए कि आप जस्ट एक हेल्पर का काम करें जो अपने क्लाइंट को हेल्प करे कि वो ये पर्सनैलिटी मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, ये सारी शिफ्टिंग जो है वो खुद कर रहा हो। आपने उसके लिए नहीं करना, क्योंकि जो आपका क्लाइंट है वो अल्टीमेटली जब आपके पास थेरेपी लेके आपसे चला जाएगा, लास्ट सेशन हो जाएगा, तो उसने अपनी लाइफ को खुद ही लिव करना है। आपने उसकी ज़िंदगी उसकी जगह नहीं गुजारनी, ठीक है, उसी ने ही सीखना है। तो आपको उसमें पोटेंशियल जो है, आपको उसके उस पोटेंशियल को उसको दिखाना है, आपको उसको जस्ट ये बताना है कि आप में ये पोटेंशियल है, ठीक है। आपने उसको थिंकिंग को इन्हेंस करना है, उसको इनसाइट के वेज प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। आपका रोल यानी एक हेल्पर की तरह का है, यानी आप ये समझें कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। आपकी जो ट्रेनिंग है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप उसकी बेस पे खुद को डोमिनेट ना करें और ख़ुद को एक सुपीरियर पर्सन ना समझें, बल्कि ख़ुद को एक हेल्पर समझ के अपने क्लाइंट को डील करें। तो क्या होगा कि वो ज़्यादा अच्छा साइकोलॉजिकली ग्रो कर सकेगा, अपनी पर्सनैलिटी को, बिहेवियर को अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकेगा, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा साइकोथेरेपी क्या होती है, हमने उसको डिफाइन किया, हमने देखा कि साइकोथेरेपिस्ट का ट्रेनिंग उसकी और उसका एक्सपीरियंस के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर क्या होता है कि प्राइमरी फोकस जो है वो पेशेंट पे होता है, फॉर्मल मीटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमने उसके गोल्स देखे साइकोथेरेपी के, जिसमें पहला गोल क्या था कि पेशेंट के डिस्ट्रेस को, उसकी अनहैप्पीनेस को, उसकी सैडनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दे। अब थेरेपिस्ट कोई यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं कर रहा कि वो कन्वर्ट कर देगा। अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि क्या होगा कि वो उसको एक हेल्प करेगा अपने क्लाइंट को कि वो खुद अपने लिए वेज तलाश करे, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि असिस्टिंग योर क्लाइंट इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स भी कैसे आएंगे कि क्लाइंट को हेल्प करेगा थेरेपिस्ट जो है, वो खुद उसके लिए उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। और नंबर 3 पे क्या होगा कि वो उसको हेल्प करेगा कि वो अपनी पर्सनैलिटी मॉडिफिकेशन करे, उसकी पर्सनैलिटी में जो कोई नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो नेगेटिव उसके थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो उसको हेल्प करे कि उन नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को वो मज़ीद खोले और उनके बारे में सोचे और उन नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स में ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।